4 जून आरआरबी जेईई सीबीटी 2 से पहले आप लोगों के लिए वीडियो देखना ज़रूरी है ताकि आप लोग समझ जाएं कि किस तरीके से आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस आगे कंटिन्यू रखनी है टिल द एग्ज़ाम। तो आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का जो पेपर पोस्टपोन हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग इस बात को, इन क्वेश्चंस को देख के समझ जाएं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, याद रखना पिछले पैटर्न से ये क्वेश्चन पेपर कुछ अलग था, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है कुछ नई देखने को मिली और वो इस वजह से कि काफ़ी लंबा गैप हुआ एग्ज़ाम के बीच। 2019 के बाद अब हुआ था सीधा 25 में, तो इस बीच ऐसा होता है। अगर कंटिन्यूसली एग्ज़ाम भी होते तब भी हम ट्रांजिशन पीरियड जो होता वो आपको देखने को मिलता है किस तरीके से क्वेश्चन का लेवल चेंज हो रहा है। आपको पता होना चाहिए बात, आपके माइंड में सेट होनी चाहिए ये बात कि हर एग्ज़ाम का क्वेश्चन पैटर्न बदला है और इसी तरीके से रेलवे ने भी अपना क्वेश्चन पैटर्न बदला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन आए थे। इन्हें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि बहुत ही सिंपल वे में तरीके से कि किस तरीके से क्वेश्चन का अप्रोच करना है, क्या क्वेश्चन का आंसर होगा वो हम देखेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टूल पोस्ट इन ए लेथ। टूल पोस्ट पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, एक टेल स्टॉक का क्वेश्चन में आया था कि टेल स्टॉक का क्या काम होता है, तो याद रखना टेल स्टॉक क्या करता है। टेल स्टॉक जो है बच्चों वर्कपीस को होल्ड करता है, पोजीशन करता है, जबकि टूल पोस्ट का क्या काम है, टू सिक्योर द वर्कपीस फर्मली। ये तो यही गलत हो गया बच्चों, टूल पोस्ट कभी भी सिक्योर नहीं करता है वर्कपीस को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसका गलत हो गया है। टूल पोस्ट में टूल होता है टू कंट्रोल द फीड रेट एंड डेप्थ ऑफ कट ड्यूरिंग द मशीन। नहीं, ये काम भी बच्चों आपका एप्रन का होता है, ये एप्रन का काम है बच्चों, याद रखना। ठीक है, वहां से होता है टू होल्ड एंड एडजस्ट द टूल फॉर ए सुटेबल वर्किंग पोजीशन, टू सपोर्ट द कंपाउंड रेस्ट। ये भी गलत हो गया बच्चों। ठीक है, तो सिर्फ एक ही नजर आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल उसका आंसर है, बस आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि लैंग्वेज जो है बच्चों क्वेश्चन की वो क्या है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। स्लैग इंक्लूजन इज द वेल्डिंग डिफेक्ट कॉज्ड बाय। स्लैग इंक्लूजन क्या होता है बच्चों, जब फ्लक्स मटेरियल में वेल्ड एरिया में इंप्यूरिटीज के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, स्लैग बनाता है। तो स्लैग इज अ केमिकल रिएक्शन। स्लैग एक ऐसा एलिमेंट है जो कि केमिकल रिएक्शन के बाद मिलता है इन बिटवीन द फ्लक्स एंड द इंप्यूरिटी ऑफ द वर्कपीस और वेल्ड एरिया व्हाटएवर। ठीक है, तो स्लैग इंक्लूजन डिफेक्ट का कारण पूछ रहा है, रीजन पूछ रहा है, व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द कॉज। गैस बीइंग ट्रैप्ड ड्यू टू मॉइस्चर, नहीं, ये तो ब्लो होल हो गया है बच्चों। ये कौन सा हो गया बच्चों, ब्लो होल, ब्लो होल। ठीक है, या फिर पोरोसिटी भी कह सकते हैं इसको हम एक तरीके से, तो पोरोसिटी। इनसफिशिएंट क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ द बेस मेटल, बिल्कुल सही बात है, यही इसका आंसर होगा। अगर क्लीनिंग सही नहीं है प्लस बेस मेटल की जो एच प्रिपेयर की गई है वो सही डिजाइन से नहीं की गई है, सही तरीके से नहीं की गई है, तो आपका स्लैग इंक्लूजन है। कंटेमिनेशन ऑफ ईदर द फिलर और पेरेंट मटेरियल, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। इनकरेक्ट एज प्रिपरेशन, ये अकेला भी सही है और लेकिन क्योंकि इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों इसलिए हमने बी ऑप्शन सही दिया, रेलवे ने भी बी ही दिया था। टंगस्टन इनर्ट गैस इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं बच्चों, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। सिंपल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटरलेस ग्राइंडिंग कैन बी प्रिफर्ड फॉर हेडेड स्टेप्ड और टेपर शेप्ड वर्कपीस। देखिए बच्चों जो हेडेड होते हैं, हेडेड का मतलब है उसमें हेड बने हुए इस तरीके से, वर्कपीस कुछ इस तरीके का है। अब इस तरीके के वर्कपीस को आपको अगर ग्राइंड करना है तो आपको कन्वेंशनल व्हील तो चलेगा नहीं ना, स्पेशली डिजाइन व्हील चलेगा। तो हेडेड, स्टेप्ड या शोल्डर यही होता है बच्चों। तो हेडेड के लिए और स्टेप्ड के लिए बच्चों जनरली हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं बच्चों, इन फीड सेंटरलेस ग्राइंडिंग। ठीक, और टेपर शेप्ड के लिए बच्चों हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, एंड फीड। ठीक है, करते हैं। लेकिन इन दोनों में जो फीड होती है बच्चों, फीड जो होती है इन दोनों में, उसे प्लंज फॉर्म में दिया जाता है बच्चों। प्लंज का मतलब क्या होता है, प्लंज का मतलब होता है कि आपका जो रेगुलेटिंग व्हील है वो वर्कपीस को पुश करेगा किसकी तरफ, ग्राइंडिंग व्हील की तरफ। तो ऐसा महसूस होगा कि ग्राइंडिंग व्हील वर्कपीस के अंदर जा रहा है। व्हेन यू गिव द फीड इनसाइड द वर्कपीस दैट इज नोन एज प्लंज। ओके, इस वजह से इसका आंसर बच्चों प्लंज कट ग्राइंडिंग होगा। बाकी किसी तरह का कोई और नाम आप नहीं देखेंगे। तो प्लंज कट ग्राइंडिंग या इन फीड ग्राइंडिंग एक ही बात है। ठीक है, वो ग्राइंडिंग जिसमें इन फीड दी जाती है, इनटू द वर्कपीस फीड। ओके, तो वो दोनों में होता है, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इन ब्रेजिंग द फिलर मेटल इज ड्रॉन इनटू द जॉइंट बाय मींस ऑफ। ब्रेजिंग में
फिलर मटेरियल जॉइंट तक कैसे पहुंचता है? कैपिलरी एक्शन, ब्रेजिंग हो या सोल्डरिंग हो, दोनों में। क्लियर? लेकिन अगर ब्रेज वेल्डिंग पूछ लेता बच्चों, ब्रेज वेल्डिंग, तो याद रखना ब्रेज वेल्डिंग में यही फर्क है ब्रेजिंग में और ब्रेज वेल्डिंग में, किसमें अंडर ग्रेविटी आपका फिलर पहुंचता है जॉइंट तक, अंडर ग्रेविटी, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस गैस मेटल आर्क वेल्डिंग स्टैंड फॉर, ये तो मैंने पहले ही पढ़ दिया, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग सिंपल है। ब्रॉचिंग ऑफ आउटसाइड सरफेस, अगर किसी वर्कपीस का आउटसाइड सरफेस आपको ब्रॉच करना है तो क्या कहलाता है बच्चों? सरफेस ब्रॉचिंग। सरफेस ब्रॉचिंग होती है, कंटिन्यूअस सरफेस ब्रॉचिंग होती है। ठीक है, कंटिन्यूअस सरफेस ब्रॉचिंग में एक क्या होता है बच्चों, आपका जैसे चेन स्प्रॉकेट होता है, इस पैटर्न में बच्चों ब्रॉच घूमते रहते हैं वर्कपीस के ऊपर, वर्कपीस नीचे स्टेशनरी रहता है और छोटे छोटे ब्रॉच लगे रहते हैं जो उसे मशीन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, मशीन करते रहते हैं। सरफेस ब्रॉच क्या होता है बच्चों? सरफेस ब्रॉचिंग मशीन कुछ इस टाइप की होती है बच्चों। ठीक है, इसमें यह रैम होता है बच्चों, याद रखना ये रैम होता है। यहाँ पे ये वर्कपीस है, हॉरिजॉन्टल आपका एंट्री करेगा बच्चों आपका क्या, ब्रॉच इनटू द वर्कपीस। तो ये तो वर्कपीस हो गया बच्चों, ये दिस इज द वर्कपीस और ये ब्रॉच हो गया। ठीक है, इसे आपका खींचा जा रहा है या पुश किया जाएगा, व्हाटएवर। ठीक है, ओके। अब याद रखना बच्चों, सरफेस ब्रॉचिंग मशीन जो होती है बच्चों, एक्सिस मटेरियल रिमूव करती है फ्लैट या तो किसी फ्लैट या फिर कंटूर्ड सरफेस ऑफ वर्कपीस। ठीक है, हाँ, तो इसमें एक रेसिप्रोकेटिंग रैम होता है, इसी वजह से इसे सरफेस भी कह देते हैं बच्चों। और एक, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग रैम होता है और वर्कपीस को ट्रेवर्स करते हैं बच्चों जिसके अंदर। ठीक है, ओके। कटिंग, ठीक है, हाँ, इसमें मल्टीपल प्रोफाइल कट हो सकते हैं और फीचर्स बनाए जा सकते हैं सिंगल पास में, याद रखना बच्चों। ठीक है, हाईली एफिशिएंट है कॉम्प्लेक्स कंटूर बनाने में, स्लॉट्स बनाने में, डॉटेल्स बनाने में। ठीक है, और कुछ ऐसे कंपोनेंट जैसे टरबाइन ब्लेड, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड मुश्किल होते हैं बनाने मशीनिंग की मदद से, लेकिन इससे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है बच्चों आपका सरफेस, ये जनरली वैसे तो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन इसे वर्टिकल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वर्टिकल में भी रेसिप्रोकेटिंग रैम का होना जरूरी है बच्चों। इनका कॉम्बिनेशन भी यूज हो सकता है बच्चों, याद रखिएगा। इन विच टाइप ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग फ्लेम्स आर बोथ एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन इन इक्वल प्रोपोर्शन, यानी कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन कौन सी फ्लेम में इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, न्यूट्रल फ्लेम होता है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन द डैश वेल्डिंग टेक्निक द वेल्डिंग रॉड इज अप्लाइड बिफोर द वेल्डिंग टॉर्च। ठीक है, यानी कि मान लीजिए अगर ये वेल्डिंग रॉड है, ठीक है, और ये आपका नोजल है किसका, गैस वेल्डिंग है, ये आपकी फ्लेम है, तो वेल्डिंग की डायरेक्शन ये है, तो फिलर जो है वेल्डिंग से आगे चल रहा है, दैट इज कॉल्ड फोरहैंड। अगर फिलर वेल्डिंग टॉर्च के पीछे चलता, यानी कि इधर चलता, तो उसे बैक हैंड कह देते हैं बच्चों। ठीक है, बैक हैंड कह देते। ये देखिए डायरेक्शन से पता चल जाएगा आपको। अगर फिलर रॉड आगे चल रही है, टॉर्च पीछे डायरेक्शन की, वेल्डिंग की डायरेक्शन में, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फोर हैंड, एंड दिस इज बैक हैंड। ठीक है, अपोजिट इसका बैक हैंड है। इनक्लाइन मिलिंग मेटल इज रिमूव्ड बाय कटर रोटेटिंग इनक्लाइन मिलिंग। दो तरह की मिलिंग होती है बच्चों, एक तो कौन सी होती है बच्चों आपका अप एंड अप। ठीक है, ये देखिए बच्चों, एक तो होती है बच्चों कन्वेंशनल मिलिंग। इसमें क्या होता है कन्वेंशनल मिलिंग में, फीड और रोटेशन जो होते हैं कटर के, वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो ये होता है बच्चों। ठीक, ओके, तो इसे कन्वेंशनल मिलिंग या अप मिलिंग कहते हैं। ठीक है, जबकि डाउन मिलिंग जो है बच्चों, इसे क्लाइम मिलिंग भी कहते हैं। इसमें ऐसे लगता है कटर जैसे रोटेट होता हुआ वर्कपीस के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसे क्लाइम मिलिंग भी कहते हैं। तो दिस इज द क्लाइम मिलिंग, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, क्लाइम मिलिंग में अब आप नोटिस कर रहे होंगे, इसमें वर्कपीस का रोटेशन और फीड एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन ऑफ द फीड एंड द वर्कपीस, याद रखिएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो झट से कर देंगे आप। इन कार्बोराइजिंग वेल्डिंग फ्लेम देयर इज अ सप्लाई ऑफ डैश इन द कंबस्टन मिक्सचर। भाई कम एसिटिलीन होगी कार्बोराइजिंग फ्लेम में और ज्यादा आपकी ऑक्सीजन होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है लिमिटेड एसिटिलीन प्रोपोर्शन एंड मोर ऑक्सीजन, दैट्स इट। ओके, डैश टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आप यूज करते हैं, टंगस्टन का बना हुआ। डैश इज ए वेल्डिंग डिफेक्ट कॉज्ड बाय द ट्रैपिंग ऑफ गैस ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस। तो दो ही होते हैं, या तो ब्लो होल या पोरोसिटी। ठीक है, तो ट्रैपिंग गैस के लिए ये आपका डिफेक्ट जिम्मेदार होता है। यहां पर ब्लो होल इज ऑल्सो आपका क्या होता है, ब्लो होल दैट इज ऑल्सो अ ट्रैपिंग गैस डिफेक्ट। लेकिन ब्लो होल जनरली वेल्डिंग में नहीं होता, इट अकर्स इन कास्टिंग प्रोसेस मेनली।
टू मशीन एन इंटरनल होल इन ब्रॉचिंग ऑपरेशन। अगर आप किसी इंटरनल होल को, ये एक्चुअली इंटरनल होल कोई चीज नहीं होती, एक्चुअली होल को इंटरनली आप ब्रॉच करते हैं, ये कहना चाह रहा है। तो ब्रॉच ग्रिप होगा कहां से? तो एक पुलर पॉइंट होता है बच्चों, पुलर एट द पायलट। पायलट पर, पायलट जो होता है पुलर में फिट होता है, वहां पे वो क्लैंप किया जाता है बच्चों, ठीक है, क्लैंप किया जाता है। देखिए जो पर्पज होता है पुलर का वो क्या होता है, ये इंटरनल ब्रॉचिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं बच्चों, ठीक है। अब ब्रॉच जो है बच्चों, वह ब्रॉच इज पुल्ड थ्रू ए प्री एग्जिस्टिंग होल, इसमें से पुल करना होता है बच्चों, तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं? पुलर का। पुलर का इस्तेमाल पुल करने के लिए बच्चों करेंगे। टू क्रिएट ए कीवेज, स्लॉट एंड अदर इंटरनल शेप, ठीक है। फंक्शन, ब्रॉच पुलर जो है अटैच रहता है किससे बच्चों? ब्रॉचिंग मशीन से। ये अलग होता है, ब्रॉच अलग होता है, ब्रॉच पुलर अलग और मशीन अलग। तो अटैच कर दिया जाता है ब्रॉच पुलर को किससे? ब्रॉचिंग मशीन के रैम से या टेबल से, और उसके बाद एग्जर्ट करता है फोर्स, ठीक है, टू एग्जर्ट द फोर्स ऑफ टू पुल द ब्रॉच थ्रू द वर्कपीस, ठीक है। ये इसका फंक्शन होता है। ओके, ये मैंने डिटेल दी है बच्चों। टू मशीन एंड इंटरनल होल, ब्रॉच इज ग्रिप्ड बाय द पुलर एट द शैंक एंड, एट द शैंक एंड, शैंक एंड से, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था? अब देखो, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना, इस चीज को क्या कहना चाह रहा है, ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है टू मशीन एंड इंटरनल होल इन ब्रॉचिंग ऑपरेशन, ठीक है। अब ये कह रहा है पुलर एट द पायलट, पुलर एट द शैंक एंड, है ना। अब यहां क्या बताया बच्चों मैंने आपको, एक सेकेंड, ठीक है। यहां क्या बताया? टू मशीन एंड इंटरनल द ब्रॉच इज ग्रिप्ड बाय पुलर एट द शैंक एंड। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है बच्चों, यही सबसे बड़ी गलती होगी कि आप झट से इसे टिक कर देंगे। नहीं, ये नहीं है इसका आंसर बच्चों। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने पहले गलत दिया। इसका बच्चों आंसर होगा पुलर एट द शैंक एंड। शैंक एंड पे बच्चों पुलर होगा, ठीक है। और बच्चों ये जो होता है बच्चों, पुलर का पर्पस है, ये फंक्शन है, ठीक है। लेकिन कहां आपको फिट करना है वो आपको पता चला इस लाइन से। इस पे आप क्लेम डाल सकते हैं बच्चों, पीसी शर्मा में ये है। अगर कभी ये क्वेश्चन आए तो पीसी शर्मा नाम की बुक में ये आपका साफ साफ है। और सही बात भी है इसमें कि जो क्या होता है बच्चों, जो शैंक एंड होता है वहां से आप लोग पुलर को वो करते हैं, ठीक है। रेलवे की का इसका आंसर जो है मुझे डाउट है थोड़ा सा क्या था, बट आप लोग याद रखना बच्चों। अब फ्रंट पायलट जो होता है उसका काम होता है सेंटर करना ब्रॉच को, किसमें? होल, बिफोर द कटिंग, ओके ओके। फ्रंट टेपर 5 से 20 mm का होता है बच्चों, याद रखना। ये क्या करता है कि आगे से पतला होता है, पीछे से छोटा। तो जब होल में से गुजरता है तो पहले पतला वाला हिस्सा जाता है। अब यहां पर पतले वाले हिस्से में क्या होता है बच्चों, रफिंग टीथ होते हैं जिनमें फीड बहुत ज्यादा होती है, ओके। फीड एक्स्ट्रा नहीं देता आप, इसमें सिर्फ एक ही मोशन होती है ब्रॉचिंग में, कटिंग मोशन, बस एक ही मोशन है। फीड जो है वो शेप ऑफ टीथ की वजह से ऑटोमेटिक मिलती है। तो रफिंग टीथ में फीड सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद होते हैं सेमी फिनिशिंग टीथ, वो थोड़ा और मटेरियल रिमूव करते हैं लेकिन रफिंग टीथ से कम करते हैं। उसके बाद कौन से होते हैं बच्चों? फिनिशिंग टीथ। उसके बाद होते हैं बच्चों फिनिशिंग टीथ, ठीक है। कभी कभार बच्चों इनके बाद हम बर्निशिंग टीथ भी लगा देते हैं जिसमें कटिंग एज नहीं होती। तो सबसे पहले रफिंग टीथ, सबसे छोटे साइज के लेकिन सबसे ज्यादा फीड, उसके बाद सेमी फिनिशिंग, उसके बाद फिनिशिंग, और लास्ट में बर्निशिंग जिसमें जीरो फीड, सारे इक्वल साइज के होते हैं वो टीथ, उसमें जीरो फीड होती है बच्चों, याद रखना। बर्निशिंग टीथ में जीरो फीड होती, कोई वो नहीं होता, इवन कटिंग एज ही नहीं होती, वो राउंडेड होते हैं, राउंडेड होते हैं बच्चों। और जो होल है उससे थोड़ा बड़े होते हैं, इतने mm बड़े होते हैं बच्चों होल से, जो साइज ऑफ होल है। तो ये क्या करते हैं, फिनिशिंग अच्छी कर देते हैं बच्चों रबिंग एक्शन की मदद से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ टेपर टर्निंग बाय स्वीवेल कंपाउंड रेस्ट। स्वीवेल कंपाउंड रेस्ट कैसे कि जो कटिंग टूल का जो कंपाउंड रेस्ट होता है उसे एक एंगल पे आप मोड़ लेते हैं बच्चों, हाफ एंगल ऑफ टेपर। जो टेपर है ना एंगल, मान लीजिए टेपर एंगल है 2 अल्फा, तो उसके हाफ पर इसे आप वो कर लेंगे बच्चों टिल्ट, और उसके बाद वर्कपीस पर टेपर बनाएंगे। अब ये टेपर जो है बच्चों वेरी हाई एंगल, काफी हाई एंगल का बनाता है बच्चों, -45 टू +45 डिग्री तक बहुत आसानी से, और स्पेशल अरेंजमेंट के साथ -60 डिग्री टू +60 डिग्री तक आपका स्पेशल अरेंजमेंट के साथ, ओके। जनरली -45 टू 45, इट्स ऑल राइट, ओके। तो ये आपका टेपर बनाता है, शॉर्ट वर्क पीस पे बनाता है, स्मॉल वर्क पीस के लिए ही ये सुटेबल है। तो ये लिमिटेशन पूछ रहा है बच्चों, इट इंश्योर द बेस्ट सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश अच्छी आती है, सब में सेम आती है, कोई अलग नहीं है। जितने भी टेपर टर्निंग मेथड है सबसे फिनिशिंग सेम ही आती है। इट इज सुटेबल ओनली फॉर शॉर्ट टेपर, बिल्कुल सही बात है।
इट प्रोवाइड हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी, नहीं, आपको टेपरिंग जो कंपाउंड रेस्ट है सेट करने में टाइम लगेगा, तो प्रोडक्शन रेट आपका क्या होगा बच्चों, आपका थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है। तो इट प्रोवाइड हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी, तो प्रोडक्शन ये लो कराता है बच्चों, ठीक है। प्रोडक्शन, जब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो एफिशिएंसी भी कम होगी। इट कैन नॉट टर्न एनी टाइप ऑफ टेपर, ये तो गलत ही हो गया बिल्कुल, ये तो गलत ही। तो शॉर्ट कमिंग बच्चों एक ही है, ये दिस इज द शॉर्ट कमिंग, शॉर्ट टेपर्स ही बना सकता है बच्चों, शॉर्ट टेपर ही बना सकता है, लॉन्ग टेपर नहीं बना सकता। बेस्ट सरफेस फिनिश, ये शॉर्ट कमिंग नहीं, एडवांटेज है। हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी, ये तो गलत ही है, लोअर प्रोडक्शन एफिशिएंसी है। व्हाट इज द डिजाइन डेजिग्नेटेड फंक्शन ऑफ प्लैनेटरी इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन? प्लैनेटरी इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन में क्या होता है, देखिए सिंपल इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन में क्या होता है कि जो ग्राइंडर होता है वो रोटेट तो करता ही करता है, साथ साथ रेसिप्रोकेट भी करता है एक ही जगह पे रहकर, और वर्कपीस भी रोटेट करता रहता है। आपका वर्कपीस रोटेट कर रहा है, ये कर रहा है, समझ में आई बच्चों बात, ठीक है। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। जबकि प्लैनेटरी में क्या होता है बच्चों कि खुद ग्राइंडिंग व्हील रोटेट कर रहा है, यस, रेसिप्रोकेट कर रहा है, यस, वर्कपीस रोटेट कर रहा है बच्चों, बिल्कुल यस कर रहा है, लेकिन इसका जो एक्सिस है ग्राइंडिंग व्हील का वो भी रेसिप्रोकेट कर रहा है, कभी यहां है, फिर इस पोजीशन पे, फिर इस पे, फिर इस पे, वो भी रोटेट कर रहा है बच्चों। तो ये जो एक्सिस होती है बच्चों, ये वाली एक्सिस भी आपकी रोटेट करती है, ठीक है, ये भी रोटेट करती है। ये कब जरूरत पड़ती है इसकी, जब आपका या तो बहुत बड़ा वर्क पीस है जिसे आप चक में सेट ही नहीं कर सकते, या इर्रेगुलर शेप है जो चक में होल्ड किया ही नहीं जा सकता, उसके होल को ग्राइंड करना है, ठीक है, तब आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख लीजिए, फॉर ए वर्क पीस ऑफ इरेगुलर शेप बिल्कुल सही है, स्मॉल वर्क पीस नहीं, ऑफ रेगुलर शेप नहीं, रेगुलर शेप को चक में फंसा देंगे तो वो पहले वाली ही, ठीक है। तो दो तरह की इंटरनल ग्राइंडिंग हो गई आपकी, सॉरी, दो तरह की, एक तो ये नॉर्मल इंटरनल ग्राइंडिंग, ये कहलाती है प्लैनेटरी, तो ये है आपकी प्लैनेटरी, याद रखना बच्चों, ठीक है। और ये आपकी नॉर्मल इंटरनल ग्राइंडिंग जो हो गई, ठीक है। तो ये रेगुलर वर्क पीस के लिए है, ठीक है, ओके। फॉर लो प्रिसीजन सरफेस नहीं, बहुत ही याद रखना, इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग की एक्यूरेसी एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग से ज्यादा होती है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, तो इसका सही आंसर होगा ए, फॉर ए पीस ऑफ इरेगुलर शेप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस प्रोड्यूस द मिनिमम सरफेस रफनेस? मिनिमम सरफेस रफनेस या मैक्सिमम सरफेस फिनिश, एक ही बात है, ठीक है। तो मिनिमम सरफेस रफनेस कौन प्रोड्यूस करता है बच्चों? हॉर्निंग, सुपर फिनिशिंग, ग्राइंडिंग एंड लैपिंग। तो ग्राइंडिंग तो खत्म ही हो गया बच्चों, और हॉर्निंग, इन दोनों में तो बहुत ज्यादा मटेरियल रिमूव होता है, बचता क्या है बच्चों? लैपिंग और सुपर फिनिशिंग। तो ये एक रेफरेंस बुक है बच्चों आपकी, पीसी शर्मा में भी यही लिस्ट है, पीएन राव में भी यही है, ठीक है, डिगार्मो ब्लैक में भी यही है, यहाँ से आप लोग वैल्यू ले सकते हैं सरफेस रफनेस की। तो हमें टेंशन, हॉर्निंग में देखिए 0.05 से 0.4 माइक्रोमीटर सरफेस रफनेस, ठीक है। हॉर्निंग में 0.1 से 0.8, तो ये तो बहुत ज़्यादा है, इससे बहुत ज़्यादा है ना, तो ये तो ऑप्शन हट ही गया हॉर्निंग। और क्या बचता है बच्चे? सुपर फिनिशिंग 0.05 से 0.2। तो आप देखिए लास्ट वैल्यू, देखिए लास्ट वैल्यू इसकी 0.4 है, यानी कि सरफेस रफनेस जो है वो 0.4 mm होगी, माइक्रोमीटर होगी एवरेज वैल्यू, और इसकी मैक्सिमम हो सकती है 0.2। तो किसकी कम हो गई? सुपर फिनिशिंग की। तो इसका सही आंसर बच्चों सुपर फिनिशिंग होगा, याद रखना बच्चों। और इसका आंसर क्या दिया हुआ था? आई थिंक लैपिंग दिया हुआ था, तो ये तो गलत ही था, ठीक है। सुपर फिनिशिंग डेटा बेस्ड क्वेश्चन था, ये डेटा नहीं पूछा है, डेटा बेस्ड पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। सुपर फिनिशिंग जनरली लास्ट स्टेप माना जाता है बच्चों फिनिशिंग ऑपरेशंस में, वन ऑफ द लास्ट स्टेप। विच टाइप ऑफ लाइट इज जनरली यूज इन फोटो एचिंग प्रोसेस? देखिए फोटो एचिंग प्रोसेस पता है क्या है एक्चुअली? हमें दिमाग में ये आ रहा था कि ये कुछ अलग है, ये एक्चुअली केमिकल मिलिंग मशीन है, केमिकल मिलिंग मशीनिंग, ठीक है। ये वहां से आया है क्वेश्चन, इचिंग मत पढ़ने बैठ जाना आप लोग, ठीक है। तो केमिकल मिलिंग मशीनिंग में क्या होता है बेसिकली बच्चों, या केमिकल मशीनिंग में क्या होता है? सॉरी मैंने मिलिंग क्यों लिख दिया, आई एम सॉरी, केमिकल मशीनिंग कहते हैं इसे। केमिकल मशीनिंग में क्या होता है बच्चों? अनकन्वेंशनल मशीनिंग होता है ना,
अनकन्वेंशनल मशीनिंग, वहां से एक क्वेश्चन इन्होंने टेप दिया। कोई बात नहीं, एक आधा क्वेश्चन तो ऐसा आता ही है जो हम नहीं पढ़ पाते या इंपॉर्टेंट नहीं होता, छूट जाता है, इट्स ऑल राइट। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये कोई वर्कपीस है, इसके सिर्फ इतने हिस्से से मशीनिंग होनी है, तो हम क्या करते हैं, बाकी हिस्से पे मास्किंग करते हैं, मास्किंग, ये मास्किंग है। और कैसी मास्किंग है बच्चों, फोटो रजिस्टिव, फोटो रजिस्टिव, फोटो रजिस्टिव मास्किंग पूरे पे करते हैं, फिर एक ड्राइंग बनाते हैं ब्लूप्रिंट, उसे इसके ऊपर रख के इतने हिस्सा काट के अलग कर दे। अब ये वो सरफेस है जिस पे मशीनिंग होनी है, इस पे एसिड या बेस जो भी जरूरी होगा वो डाला जाएगा, इचिंग होगी, एक तरह से मशीनिंग होगी, और आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वो आपका ये मटेरियल रिमूव हो जाएगा। तो इसमें किस चीज की मदद लेते हैं बच्चों, अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद लेते हैं बच्चों, याद रखना, अल्ट्रावायलेट लाइट की आप मदद लेते हैं फोटो इचिंग प्रोसेस में, ठीक है। हाँ, तो केमिकल मशीनिंग आप पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो एक बार और। विच आर द फॉलोइंग इज ए कॉमन मेट्रोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरोमेट्री। क्या एप्लीकेशन है इंटरफेरोमेट्री की, वो भैया सीधी सी बात है, इंटरफेरोमेट्री जो है बच्चों वो सरफेस हार्डनेस को चेक करती है, नहीं कभी भी नहीं करेगी, केमिकल कंपोजिशन नहीं, टेम्परेचर नहीं, बचता है क्या है, मशीनिंग पार्ट की स्ट्रेटनेस, बिल्कुल स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, है ना, यही सब चीजें हम चेक करते हैं इंटरफेरोमेट्री से बच्चों, याद रखिएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द स्पिरिट लेवल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। स्पिरिट लेवल, जो स्पिरिट लेवल होता है बच्चों, वो जो है बच्चों उसका फंक्शन नहीं है फॉर मेजरिंग सरफेस रफनेस, फॉर डिटरमाइनिंग फ्लैटनेस एंड स्ट्रेटनेस। बिल्कुल सही बात है, आप ऐसे फ्लैटनेस रख के चेक कर सकते हैं, स्ट्रेटनेस रख के चेक कर सकते हैं किसी सरफेस पे। एंगल मेजर बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अलाइनमेंट ऑफ मशीन पार्ट बिल्कुल कर सकता है, अलाइनमेंट भी एक तरह का फ्लैटनेस स्ट्रेटनेस में ही आएगा। क्या नहीं कर सकता बच्चों, सरफेस रफनेस, सरफेस रफनेस को मेजर नहीं करेगा बच्चों, याद रखिएगा, क्लियर, ओके, सरफेस मेजर नहीं करेगा। हाउ मेनी मिरर्स आर यूज्ड इन मैग्निफिकेशन इन द जीस अल्ट्रा ऑप्टीमीटर। जीस अल्ट्रा ऑप्टीमीटर में कितने आप लोग बच्चों वो मेजर, वो मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक तरह का सरफेस रफनेस चेकर है, सरफेस रफनेस कह दीजिए, फ्लैटनेस, ठीक है, स्ट्रेटनेस, ये सब कर सकता है ये चेक, ऑप्टिकल है ना असल में, ठीक है। तो होता क्या है देखिए बच्चों, इसमें दो मिरर इस्तेमाल करते हैं, फिक्स मिरर, एक मूवेबल। मूवेबल मिरर जो है बच्चों वो दाएं बाएं जा सकता है, इससे लगा रहता है ये प्लंजर, और यहाँ पे एक स्टाइलस लगा रहता है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स आती है इस ग्रीन फिल्टर से, जो ग्रीन लाइट को निकाल देता है। फिर कंडेंसर लेंस है कि जो आपका डाइवर्जेंट जो ऐसे जा रहा था लाइट का बीम, वो बिल्कुल पैरेलल हो जाए, ये पैरेलल हो जाता है, गलत बनाया है लेकिन पैरेलल हो जाता है, याद रखना। उसके बाद डबल रिफ्लेक्शन होता है, जितनी बार रिफ्लेक्शन होगा ना, याद रखना, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा हाई होगी ऑप्टीमीटर की, डबल रिफ्लेक्शन। अब डबल रिफ्लेक्शन हुआ बच्चों, और उसके बाद ये सीधा पहुंचता है ऑब्जेक्टिव लेंस पे। ऑब्जेक्टिव लेंस इसे क्या करता है बच्चों, एक पॉइंट पर फोकस करता है ग्रेटिक्यूल्स के। तो ग्रेटिक्यूल से हम मेजर कर लेते हैं क्या चेंज आ रहा है इमेज के, जो इमेज बन रहे हैं इस माइक्रोस्कोप की मदद से देख के क्या चेंज आ रहा है उसके साइज में, उससे हम लोग सरफेस कंडीशन का पता लगा लेते हैं बच्चों। तो कितने मिरर हैं बच्चों इसमें, इसमें है बच्चों आपके दो, एक फिक्स्ड एक मूवेबल, एक फिक्स्ड है और एक मूवेबल है बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो यहां पर दो मिरर होंगे, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेशल केस ऑफ स्पिरिट लेवल डिवाइस। स्पिरिट लेवल की कौन सी ऐसी है स्पेशल केस डिवाइस, कौन सी। माइक्रोमीटर में स्पिरिट लेवल होता है, नहीं होता। ऑटोकॉलीमीटर में जरूरत ही नहीं है। कैल्विनोमीटर ऐसा कुछ नहीं होता, बचता क्या है, क्लिनोमीटर। जो क्लिनोमीटर होता है बच्चों उसमें स्पिरिट लेवल होता है, एलिवेशन या हाइट या किसी चीज की पर्टिकुलर कोई डिस्टेंस मेजर करने के काम में क्लिनोमीटर आता है बच्चों। एंगल गेजेस आर जनरली मेड फ्रॉम विच मटेरियल, या तो टूल स्टील के या हार्डन्ड स्टील के। एक्चुअली हार्डन्ड स्टील टूल स्टील ही एक तरह का, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें टंगस्टन होता है, क्रोमियम होता है ना, वेनेडियम होता है। तो हार्डन्ड स्टील या टूल स्टील के ही बने होते हैं बच्चों एंगल गेजेस, याद रखना। द टाइप ऑफ लेजर कॉमनली यूज इन लेजर इंटरफेरोमीटर फॉर मेट्रोलॉजी एप्लीकेशन आर। इंटरफेरोमीटर का काम पता ही आपको, सरफेस कंडीशन,
तो उसमें लेजर का अगर आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो हम गैस लेजर सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सस्ता भी है एक तो, और दूसरा एक्साइट जो होता है ये लेजर जल्दी हो जाता है कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस चिपिंग हैमर, क्यों चिपिंग हैमर करते हैं बच्चों? आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, जो स्लैग ऊपर सॉलिडिफाई हो गया है वेल्ड के, जिसने ब्लैंकेट का काम किया था, हीट लॉस रोका था, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन रोका था, उसको हटाने के लिए बच्चों, ठीक है। टू क्लीन द सरफेस टू बी वेल्डेड, नहीं टू बी वेल्डेड नहीं, रिमूव द स्लैग बाय स्ट्राइकिंग, ये हो जाएगा इसका आंसर। यही आंसर है चिपिंग हैमर का। While measuring surface texture, the part of the profilometer that makes contact with the workpiece is, प्रोफाइलोमीटर जो होता है बच्चों, उसमें एक पार्ट होता है जो वर्कपीस से कांटेक्ट में है, ये स्टाइलस टिप जिसे हम कहते हैं, ठीक है। डायमंड की बनी होती है या किसी और हार्ड मटेरियल की, डायमंड की होती है वैसे जनरली, ठीक है। तो ये आपका सरफेस के साथ साथ उसको फॉलो करती है प्रोफाइल को सरफेस के, ठीक है। तो फाइनली पॉइंटेड स्टाइलस इसका आंसर होगा। ये स्टाइलस प्रोब इंस्ट्रूमेंट है, याद रखिएगा। व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोफाइलोमीटर? प्रोफाइलोमीटर से आप क्या चेक करते हैं? पूरी सरफेस टोपोग्राफी, याद रखना। अब इसमें कई चीज आ जाती है, वेवीनेस यस, रफनेस यस, डिफेक्ट यस, सरफेस इंपरफेक्शन यस, यानी कि फ्लॉज जो होते हैं, तो सब चीजें ये पूरी टोपोग्राफी चेक कर सकती है, याद रखना बच्चों, ठीक है। सरफेस टोपोग्राफी कंप्लीट चेक कर सकती है, सरफेस टोपोग्राफी, ठीक है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ शैडो प्रोजेक्शन इज टू, शैडो प्रोजेक्शन क्या करता है कि किसी भी चीज का, एक ग्लास की वर्क टेबल पे रखिए, उस चीज को नीचे से लाइट मारिए उस पर, तो उसकी जो इमेज बनेगी उसको मैग्नीफाइंग करके एक बड़ी सी स्क्रीन पे लेके आना, दिस इज द शैडो प्रोजेक्शन। अब वो बड़ी सी स्क्रीन पे आ गया, अब आप उसे एनालाइज कर सकते हैं, उसकी डायमेंशन चेक कर सकते हैं, प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, शेप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अनडिस्टॉर्टेड मैग्नीफाइड रिफ्लेक्टेड इमेज जो है ऑब्जेक्ट की एक बड़ी सी स्क्रीन पर देती है बच्चों, इसे कहते हैं शैडो प्रोजेक्टर, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर भी कहते हैं। ये देखिए बच्चों, ये आपकी ग्लास की एक टेबल है, इसके ऊपर ये वर्क पीस रखा है बच्चों, ये ठीक है। यहां से लाइट आई, इस मिरर से रिफ्लेक्ट हुई 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे मिरर रखा तो 90 डिग्री पे इन्होंने रिफ्लेक्ट किया, लाइट इससे पास हुई तो इसकी इमेज इस मैग्नीफाइंग ग्लास पे जाएगी और अगेन वो एक जो है बच्चों 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगी एक मिरर की मदद से, और एक और मिरर होगा जो एक पर्टिकुलर एंगल से स्क्रीन तक पहुंचा देगा। यह है बेसिक प्रिंसिपल। 3 मिरर इस्तेमाल हो रहे हैं बच्चों, एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। इस स्क्रीन पे आप लोग उसका बड़ा सा इमेज देख सकते हैं, बहुत छोटे कंपोनेंट का भी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टील वुड नॉट टिपिकली अंडरगो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस? नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस का फंक्शनिंग क्या है? मेन टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है, इंटरनल स्ट्रेस को रिलीव करना, थोड़ी सी हार्डनेस भी इंप्रूव हो जाती है, स्ट्रेंथ भी इंप्रूव हो जाती है वर्क पीस की, ठीक है। तो ये कह रहा है कि शुड टिपिकली अंडरगो द नॉर्मलाइज। हाई कार्बन स्टील बिल्कुल करते हैं इसकी नॉर्मलाइजिंग, एलॉय स्टील की भी करते हैं, मीडियम कार्बन स्टील की भी करते हैं, स्टेनलेस स्टील की नहीं करते क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्रोमियम है, टंगस्टन है भी हो सकता है, नहीं टंगस्टन नहीं होगा, चलिए मुझे टूल स्टील लग रहा था ये, इसमें ऑलरेडी क्रोमियम है, हाँ इसमें निकिल होता है, ठीक है, इसमें निकिल होता है। तो क्रोमियम निकिल जो हार्डनेबिलिटी अच्छी करता है ऑलरेडी, ठीक है। तो किसी भी हीट ट्रीटमेंट का मेन फंक्शन होता है हार्डनेबिलिटी अच्छा करना। एनिलिंग इसमें एक्सेप्शन है, एनिलिंग से और टेम्परिंग से डक्टिलिटी इंड्यूस कराते हैं, यही 2 अलग हैं, बाकी सब में देखना हार्डनेस ऊपर जाती है, स्ट्रेंथ ऊपर जाती है, याद रखिएगा। Which type of fracture is most likely to occur in material with high tensile strength but low ductility? ऐसे मटेरियल जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ तो हाई हो लेकिन डक्टिविटी कम हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? ब्रिटल मटेरियल। तो उनमें कौन सा फ्रैक्चर होगा? ब्रिटल फ्रैक्चर होगा, याद रखिएगा। Which allying element in alloy steel is primarily responsible for enhancing corrosion resistance? बहुत ही पुराना रटा हुआ क्वेश्चन है। क्रोमियम, क्रोमियम की वजह से क्या होगा बच्चों? आपका कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छा होता है और हार्डनेबिलिटी अच्छी होती है स्टील की। Which of the following factors generally increase the brittleness of material? Brittleness of material कौन करेगा बच्चों? क्या करेगा? इनहेंस करे, इंक्रीज करेगा। तो 2 हैं बच्चों इसमें, एक तो लो टेम्परेचर और एक हाई स्ट्रेन रेट। दोनों से ब्रिटल जो है, एक्चुअली हाई स्ट्रेन रेट से बच्चों इंक्रीज नहीं होती, ब्रिटलनेस इंक्रीज नहीं होती कि इंक्रीज हो रही है, उसको ये कह सकते हैं कि फेलियर पॉइंट जल्दी आ जाता है। जैसे ब्रिटल फ्रैक्चर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं ना अंडर लोड, तो फेलियर पॉइंट जल्दी आ जाता है बिकॉज ऑफ द हाई रेट ऑफ स्ट्रेन।
तो इसे इंक्रीज तो नहीं कहते, बट हाँ ये कहते हैं कि टाइम ड्यूरेशन जो होना था ब्रिटल फ्रैक्चर का उसे कम कर दिया, हाई स्ट्रेन रेट। तो इससे स्ट्रेंथ अच्छी होती है मटेरियल की, थोड़ा सा बिहेवियर ब्रिटल होता चला जाता है मटेरियल का। लेकिन लो टेम्परेचर पे तो आपका किसी भी मटेरियल को अगर रखेंगे तो ब्रिटल नेचर का ही होगा, ठीक है। इस वजह से इसका आंसर बी होगा, ना कि डी, याद रखिएगा। Why does stainless steel resist rusting while regular carbon steel does not? भाई स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, क्रोमियम होता है, जिससे क्या बनती है बच्चों, क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर, और जो कि क्या होती है बच्चों, कोरोजन रेजिस्टिव लेयर होती है, याद रखिएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? किसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है? ब्रिटल की ज्यादा होती है। इनमें ब्रिटल कौन है बच्चों? कास्ट आयरन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सरफेस कोटिंग प्रोसेस? सरफेस कोटिंग प्रोसेस इनमें से कौन सा है बच्चों? हॉट डिपिंग, हॉट डिपिंग, हॉट डिपिंग जैसे कि गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। इन सब की बहुत ही छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ के जाइएगा, किसका क्या काम है, कोई खास एलिमेंट अगर यूज कर रहे हैं तो वो याद करके जाइएगा बस। ड्रिल चक इज द मेजर पार्ट ऑफ द ड्रिलिंग मशीन विच डैश? ड्रिल चक, ड्रिल चक में क्या करते हैं बच्चों? ड्रिल चक में ये ट्रांसमिट करता है रोटरी मोशन टू द ड्रिल स्पिंडल। नहीं, ड्रिल स्पिंडल से इसमें मोशन होती है ट्रांसफर, मोटर पावर से, पावर जो आपका पावर सोर्स है उससे स्पिंडल में, स्पिंडल से चक में, याद रखना बच्चों, ठीक है। तो ये तो गलत ही होगा। रेस्ट ऑन द बेस एंड सपोर्ट द हेड एंड टेबल, ये भी गलत है बच्चों। होल्ड्स द ड्रिल बिट, ये बिल्कुल सही है। होल्ड्स इलेक्ट्रिक मोटर, ये भी गलत है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है बच्चों कि जिनमें आप परेशान हो, कुछ कॉमन सेंस का थोड़ा सा इस्तेमाल करके भी आंसर दिए जा सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBN? क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड। अब देखिए क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू इंप्रूव पिगमेंट डिस्पर्जन एंड द स्टेबिलिटी ऑफ कोटिंग ड्यूरिंग ऑर्गेनिक कोटिंग? देखिए बच्चों, पिगमेंट डिस्पर्जन को इंप्रूव करने, ये जो पिगमेंट है ये एक जगह इकट्ठा ना हो जाए, इसके लिए तो हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों कोलाइडल स्टेबलाइजर। लेकिन स्टेबिलिटी अगर अच्छी करनी है तो पिगमेंट एनालाइजर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं बच्चों। तो ये दूसरे की वजह से, लेकिन याद रखना बच्चों, क्योंकि ये भी कर सकता है इसलिए इसका आंसर यही होगा। मेन है यहां पर पिगमेंटेड डिस्पर्जन, पिगमेंट एक जगह नहीं इकट्ठा हो जाए, सेटलिंग डाउन होने से रोकता है बच्चों। जो आपका ऑर्गेनिक कोटिंग होती है, पेंट होता है, उसमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो कलर प्रोवाइड कराते हैं, और वो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो कि सस्पेंडेड रहते हैं उस सॉल्यूशन में, लटके रहते हैं। ऐसा ना हो कि वो बैठ जाए, जैसे पानी में रेत अगर होता है तो वो नीचे बैठ जाता है, नहीं ऐसा नहीं, वो लटके रहते हैं उसमें। और जब लटके रहते हैं उसको लटके ही रहने देने का काम कौन करता है बच्चों? कोलाइडल स्टेबलाइजर, ये याद रखना बच्चों, कोलाइडल स्टेबलाइजर करता है बच्चों, ठीक है। ये मेन काम है बच्चों इसका, ये इसका मेन काम है बच्चों। इसके अलावा ये कहीं भी इकट्ठा होने से रोकता है बच्चों, एग्रीगेट होने से रोकता है पिगमेंट्स को, ये याद रखिएगा बच्चों। अनइवन कलर ना आ जाए, भाई अगर एक ही जगह पिगमेंट ज्यादा आ गए तो इधर मान लीजिए लाल कलर के पिगमेंट्स हैं तो इधर लाल ज्यादा होगा, इधर कम होगा जब पेंट करोगे, तो ऑब्वियस है वो भी सही करेगा ये, ठीक है। हाँ, अब इसका एक दिक्कत है, इससे एक दिक्कत है बच्चों कोलाइडल स्टेबलाइजर से। इससे क्या होता है बच्चों कि कोटिंग परफॉर्मेंस कम होती है, जैसे एडेशन और ड्यूरेबिलिटी। इससे क्या क्या रिड्यूस कर देता है बच्चों, ये रिड्यूस एडेशन, ग्लॉस, चमक भी कम कर देता है बच्चों, चमक भी कम कर, एंड ड्यूरेबिलिटी ये कम करता है, ये खास बात है बच्चों इसकी, ठीक है। अच्छा, पिगमेंट एनालाइजर जो होता है उसका क्या काम होता है बच्चों? पिगमेंट एनालाइजर का ये बच्चों डिजायर्ड कलर मिले आपको, डिजायर्ड कलर, आपको बिल्कुल सही कलर मिले, इसलिए इसका एनालाइजर का, पिगमेंट एनालाइजर का आप इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, इसके अलावा बच्चों पिगमेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसका भी पता लगाता है, एनालाइजर है ना, तो पिगमेंट कैसे हैं इसके बारे में भी आपको बताता है। ओके, अगला है बच्चों क्यूरिंग स्टेबलाइजर। क्यूरिंग स्टेबलाइजर का क्या काम होता है बच्चों? ठीक है, क्यूरिंग स्टेबलाइजर जब पेंट हो गया तो उसकी लाइफ को एनहेंस करता है बच्चों, ठीक है, उसकी लाइफ को एनहेंस करता है, ठीक है। कैसे? एनहेंस कोटिंग लाइफ, भाई यूवी रेडिएशन है, पड़ रहा है सूरज का उसके ऊपर,
तो जाहिर सी बात है इस हीट से है, बारिश है, रेन, धूल, मिट्टी, उससे बचाता है क्यूरिंग स्टेबलाइजर बच्चों, याद रखना। ठीक है, तो लाइफ अच्छी करता है ये पेंट की, ये भी लिखा सकते हैं। हाँ ठीक है। प्लास्टिसाइजर्स, ठीक है, प्लास्टिसाइजर का क्या काम है बच्चों, ये फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी करता है बच्चों, किसकी, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी करता है और टफनेस अच्छी करता है। ठीक है, इनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, टफनेस, ठीक है, रिड्यूस ब्रिटलनेस, सूखने के बाद, ठीक है, सूखने के बाद ब्रिटल हो जाती है ना कोटिंग उसे, ठीक है, ब्रिटलनेस, क्रैक्स एटसेट्रा, इन सबको रोकता है, सॉरी, क्रैक्स, ठीक है, इन सबको रोकता है बच्चों, ये याद रखना। तो मैंने चारों के काम को लिख दिया, आपको इनमें से कोई और दोबारा अगर आया तो आप लोग कर दीजिएगा क्वेश्चन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द अपोजिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है बच्चों बेसिकली इसमें एनर्जी यूज होती है, जबकि गैल्वेनिक सेल जो होता है ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जनरेट करता है। ठीक है, बस ये फर्क है, बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल ही है, आंसर तो उसका गैल्वेनिक सेल है जो सही यहां पर है लगभग। इलेक्ट्रोलिसिस, बैटरी चार्जिंग, ये तो अलग चीज है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन इसका आंसर गैल्वेनिक सेल है। ठीक है, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, अपोजिट प्रोसेस मान सकते हैं। विच ऑफ द, अब देख लेना क्या क्या होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्लेटिंग में तो आपको पता है एक मटेरियल दूसरे पे चढ़ाएगा, गैल्वेनिक सेल क्या करेगा बच्चों, फ्लो कराएगा करंट का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रोवाइड द नेसेसरी हॉरिजॉन्टल फोर्स टू द वर्कपीस इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग। सेंटरलेस ग्राइंडिंग में वर्कपीस को थ्रू फीड में, कौन सी वेल्डिंग में मान लीजिए, थ्रू फीड में, उस पर एक थ्रू फीड में जो फीड होती है बच्चों जिसे ट्रेवर्सिंग कहते हैं, ट्रेवर्सिंग कौन सा लोड कराएगा। अब आपको पता है ना कि थ्रू फीड में ये तो ग्राइंडिंग व्हील है और जो रेगुलेटिंग व्हील है वो थोड़ा सा ऐसे होगा। ठीक है, ये ग्राइंडिंग व्हील की एक्सिस, ये इसकी एक्सिस, तो दोनों में इंक्लिनेशन एंगल होता है 1 से 5 डिग्री का। और वर्कपीस इनके बीच जो है बच्चों इधर से एंट्री करता है वर्कपीस और इधर से निकल जाता है, फिनिश हो गई। तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा ना इस पे फीड देने के लिए, वो कहां से लगता है बच्चों, बिकॉज ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ रेगुलेटिंग व्हील, रेगुलेटिंग व्हील के इंक्लिनेशन की वजह से लगेगा। ड्रिल चेक इज द मेजर पार्ट ऑफ ड्रिलिंग मशीन विच, ये तो हो गया क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग सर्विस को, ये भी हो गया है, हो गए क्वेश्चन। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिएगा एक बार फिर से और अंदाजा लगाइए कि और कौन सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से किसी और टॉपिक के साथ जरूर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।